अनऑफिशियल एस्टिमेट्स के मुताबिक 2 to 3 मिलियन फ्रीलांसर्स, ये हमारा एस्टिमेट है। दैट इज़ जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग, एज फ्रीलांसर्स की अर्निंग्स रिकॉर्ड नहीं होती 10 times एज मच एज द ऑफिशियल फिगर्स। 5 से 10 साल के अंदर अंदर हम फ्रीलांसिंग सेक्टर की रेमिटेंसेस बाकी सेक्टर्स को बीट करें, ये हम अचीव कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो है स्केलिंग जल्दी करना वो आसान है। आपने मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को, जिस तरह अपनी हमारी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसे स्केल करना है तो आपको फैक्ट्रियाँ लगानी है, आपको उसमें हार्डवेयर लगाना है, आपको उस हिसाब से उसमें कारीगर को ट्रेन करना है, एंड देन रॉ मटेरियल उस हिसाब से आपने उसकी प्रोडक्शन स्केल करनी है, जो करना एक दहाई में करना उतना आसान नहीं है। कोई भी ऐसा हुनर जो आप इंटरनेट के ज़रिए दुनिया की आलमी मंडी में आप बेच सकते हैं, तो उस पर पाकिस्तानी भी वो हुनर बेच रहे हैं। अकाउंटेंट्स जो हैं वो फॉरेन इंटरनेशनल मार्केट में फॉरेन क्लाइंट्स के लिए अकाउंटेंसी सर्विसेज, बुक कीपिंग सर्विसेज दे रहे हैं, और डॉक्टर्स वो ऑनलाइन हेल्थ कंसल्टेंसी दे रहे हैं, ऑनलाइन मेडिकल सर्विसेज दे रहे हैं। जो आर्टिस्ट्स हैं वो अपना आर्ट बेच रहे हैं, डिजिटल डिज़ाइनर्स जो हैं वो तो ग्राफिक डिज़ाइन तो इट्स वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर वन, कंटेंट राइटर्स एंड नॉट जस्ट रेगुलर कंटेंट राइटर्स, जो हार्डकोर कॉपी राइटर्स हैं वो ब्रांड्स को उनकी एड कैंपेन्स, उनकी ब्रांडिंग कॉपी, उस तरह की सर्विसेज दे रहे हैं। जी ऑफिशियल फिगर्स तो इसमें मौजूद नहीं हैं, लेकिन अनऑफिशियल एस्टिमेट्स के मुताबिक 2 to 3 मिलियन फ्रीलांसर्स हम एज पैफला, ये हमारा एस्टिमेट है, और ये फिगर्स कंसिस्टेंटली ग्रो कर रही हैं। अर्निंग्स की जहाँ तक बात है तो इसमें ऑफिशियल चैनल्स के थ्रू जिन्हें स्टेट बैंक मॉनिटर कर रहा है एज रेमिटेंसेस अर्न्ड बाय फ्रीलांसर्स, वो तो तकरीबन रफली 1 बिलियन to 2 बिलियन के दरमियान की फ़िगर्स अक्सर रिपोर्ट होती हैं। मल्टीपल जो हैं ऑर्गेनाइजेशंस उनके अपने एस्टिमेट्स होते हैं, लेकिन दैट इज़ जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग, बिकॉज अ वास्ट मेजॉरिटी ऑफ फ्रीलांसर्स दैट आई नो वो उन चैनल्स के थ्रू फंड्स यहाँ पे नहीं मंगाते, बिकॉज जो हमारा ओवरऑल यहाँ पे पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके हर्डल्स भी शामिल हैं, एंड उसके अलावा देन टैक्सेशन की अनप्रेडिक्टेबिलिटी आ जाती है, एंड देन FBR की तरफ से काफ़ी इश्यूज़ फ्रीलांसर्स को उन पेमेंट्स के लिए तंग करना, उनके सोर्स के बारे में तंग करना, ये काफ़ी एक इशू, ये तो एक बहुत मेजर कंसर्न रहा है, जिस वजह से काफ़ी ज़्यादा फ्रीलांसर्स और चैनल से वो रेमिटेंसेस मंगाते हैं, तो वो एज फ्रीलांसर्स की अर्निंग्स रिकॉर्ड नहीं होती। माई ओन ओपिनियन इट वुड प्रोबेबली बी एटलीस्ट 10 times एज मच एज द ऑफिशियल फिगर्स, एंड ये मैं बहुत ही कंजर्वेटिव एस्टिमेट की अगर बात करूँ। अनऑफिशियली अगर मेरे से आप एस्टिमेट पूछेंगे तो मेरे नज़दीक ये भी हो सकता है कि एक अंडर स्टेटमेंट हो, लेकिन ये अर्निंग की मैं बात कर रहा हूँ। अब जो रेमिटेंसेस यहाँ इसमें से आ रही हैं वो ये भी हो सकता है कि उन्होंने जितना कमाया है उसका एक फ्रैक्शन पाकिस्तान में लाएं। मैं अगर अपनी पर्सनल बात करूं तो मेरी जितनी अर्निंग है आई डोंट ब्रिंग ऑल ऑफ इट टू पाकिस्तान बिकॉज ऑफ यहाँ की अनप्रिडिक्टेबिलिटी है। अब मैं USD में कमाता हूँ, मैं वो सारा USD पाकिस्तान में ले आता हूँ, वो फोर्सफुली PKR में कन्वर्ट हो जाता है, तो उस कन्वर्जन के बाद मुझे उसे दोबारा USD में अगर कन्वर्ट करना है तो मैं लॉस में जाता हूँ, मेरी परचेजिंग पावर लॉस में जाती है। सो ये इसी नज़रिए से जो ज़्यादा कामयाब फ्रीलांसर्स हैं जिनकी तादाद बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान में और जो अंडर द रेडार काम करते हैं, ये नहीं कि वो कुछ इलीगल कर रहे हैं, उन्होंने इनकॉर्पोरेट किया हुआ है फॉरेन कंट्रीज़ में, मैंने इनकॉर्पोरेट किया हुआ है US में। सो उसमें ये होता है कि आप लीगली अपने कंपनी की अर्निंग्स को पाकिस्तान में उतना लाते हैं जितनी आपको यहाँ ज़रूरत हो। यहाँ पे सेकेंडली FBR की तरफ से रैंडम ऑडिट्स, देन क्वेश्चनिंग कि आप ये जो पैसा ला रहे हैं आपने कहाँ कमाया है, कैसे कमाया है, इवन दो यूर पब्लिकली नोन एज अ फ्रीलांसर, यूर पब्लिकली नोन एज एन IT वर्कर। वो बीच में कीड़े निकालते हैं कि स्टेट बैंक की तरफ से अगर एक प्रॉपर पाथवे प्रोवाइड किया गया, वो आपकी रेमिटेंस का 10% उस पाथवे के थ्रू एक्सेप्ट करते हैं और कहते हैं 90% जो है वो हम उसके थ्रू एक्सेप्ट नहीं करते, वी डिक्लेयर इट टू बी समथिंग एल्स। आप क्या कर सकते हैं उनके आगे? सो इस वजह से वो जो मैंने जिक्र किया कि अगर 1 से 2 बिलियन आ रहा है ऑफिशियली शो होके, तो मेरा नहीं ख्याल कि 10 से 20 बिलियन की भी अगर फिगर ये एस्टिमेट की जाए कि वो नहीं आ रहा जो यहाँ कमाया जा रहा है या वो और चैनल से आ रहा है, तो ये अनरियलिस्टिक बिल्कुल भी नहीं होगा। दिस वुड बी अ वेरी रियलिस्टिक एस्टिमेट।
फ्रीलांसिंग को अगर आप ताहयात अपना शोबा बनाने के बारे में देखें तो जो लोग सारी उम्र से फ्रीलांसिंग करते रहें, अगर जिस तरह अभी काफ़ी ज़्यादा ट्रेनर्स हैं वो इसी चीज़ पे फोकस करते हैं कि आप फ्रीलांसर बने, इतना कमा लें, शॉर्ट टर्म पे फोकस करते हैं, उस पर किया जाए तो भी ग्रोथ होनी है और अच्छी खासी ग्रोथ होनी है। हो सकता है हम 5 सालों में 3x 4x चले जाएँ। लेकिन अगर साथ में हम अपनी ट्रेनिंग और मेंटोरिंग में इस चीज़ पे फोकस करें कि यूज़ फ्रीलांसिंग एज अ चैनल टू देन इवेंचुअली ग्रो इनटू समथिंग बिगर, टू ग्रो इनटू एन एजेंसी। अगर आप अकेले सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं, आप अपनी एजेंसी बनाएं। अगर आप डिज़ाइन एजेंसी बनाएं, आर्किटेक्ट हैं तो आर्किटेक्चरल एजेंसी बनाएं। उसके अलावा आप अपने क्लाइंट्स के प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करके उनकी सॉल्यूशंस पे प्रोडक्ट्स बनाएं। यानी कि आप एक क्लाइंट को एक प्रोडक्ट बेच रहे हैं, दूसरे क्लाइंट के लिए आपने फ्रॉम स्क्रैच एक और फील्ड में एक और प्रोडक्ट बनाया। आप ऐसी निशेस आइडेंटिफाई करें जहां एक ही प्रोडक्ट जो है या एक ही सॉल्यूशन वो उसके बहुत से बायर्स को वो बेची जा सकती है और बेच के स्केल की जा सकती है। ऑटोमेट करें। इन तमाम चीज़ों पे अगर फोकस किया जाएगा, इन पे ट्रेनिंग पे भी और इन पे डेवलपमेंट पे भी फोकस किया जाएगा, तो कुछ बाद नहीं है कि हम अगले 5 से 10 साल में इसे इंस्टेड ऑफ 3-4x हम इसे 20-30x ग्रो कर सकें। अगर फ्रीलांसर्स को ये एश्योरिटी दिला दी जाए गवर्नमेंट की तरफ से कि आपके लिए एक प्रॉपर प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क है, नो FBR agent who knows nothing about the industry would come and start harassing you about your legitimate legal earning all of a sudden.